जनमान दोस्तों, ये वीडियो मेरी सीरीज़ का चौथा पार्ट है जो कि मैंने हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने के लिए स्टार्ट की है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी देता हूं, जिससे कि आपकी उन टॉपिक्स पर एक अच्छी ग्रास्प हो जाए और आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो अगर आप IAS, PCS, UP PGT, UP TGT और बहुत सारे अदर जो स्टेट के PGT TGT होते हैं उनकी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द फेमस वॉर ऑफ बितास्ता टुक प्लेस बिटवीन विच रूलर्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। तो झेलम रिवर के किनारे पर किन दो राजाओं के बीच बितास्ता का वॉर लड़ा गया, बितास्ता का युद्ध लड़ा गया। तो ये बितास्ता का युद्ध जो है दूसरे नाम से भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में, जैसे बितास्ता का युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध, क्योंकि जो बितास्ता है झेलम नदी का ये वास्तविक नाम है। तो बितास्ता के नाम से भी आ सकता है, झेलम के नाम से भी आ सकता है और हाइडेस्पीज के नाम से भी आ सकता है। तो किन किन दो राजाओं के बीच ये लड़ा गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिटवीन पुरु एंड सिकंदर, इन दोनों के बीच ये वॉर लड़ा गया। तो थोड़ी सी हम इसकी एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कैसे क्या है यहाँ पर। तो जो राजा पुरु थे उनका जो राज्य था पंजाब में झेलम से लेकर चिनाब नदी तक फैला हुआ था और उनकी जो राजधानी थी वो लाहौर के आसपास थी, जो कि लाहौर इस समय पाकिस्तान में है। और अलेक्जेंडर या फिर कह सकते हैं सिकंदर, वो मैसेडोनिया का राजा था और वो यहाँ पर पुरु पर अटैक करने के लिए आया, यहाँ पर इनको हराने के लिए आया था। तो उसने क्या किया, सिकंदर ने, उसे मालूम था कि राजा पुरु को हम इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, तो उसने नदी के किनारे पर अपनी सेना लगा दी, जिससे ये पुरु की सेना को लगे कि ये नदी का रास्ता भूल गए। तो पुरु की जो सेना थी उनको देख रही थी शायद कि ये जो अपनी रास्ता भूल गए, और उसने क्या किया, नदी के दूसरे किनारे से पुरु की सेना की तरफ आ गया। और जब पुरु की सेना समझ नहीं पाई कि ये किस तरह से हमारे ऊपर आएंगे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अपना रास्ता भूल गए, तो दूसरी तरफ से आके सिकंदर की सेना उन पर अटैक कर देती है। और जो पुरु की सेना के सामने नदी के किनारे पर अलेक्जेंडर की सेना खड़ी हुई थी, तो जब वो देखती है कि उसकी दूसरी टुकड़ी ने पुरु की सेना पर अटैक कर दिया, तो वो भी सामने से अटैक कर देती है। इस तरह से पुरु की सेना को हरा दिया जाता है, राजा पुरु को हरा दिया जाता है। लेकिन राजा पुरु वीरता से इस युद्ध में लड़ता है, जल्दी से मतलब आसानी से हार नहीं मानता है। और उधर राजा पुरु ने हाथियों पे ज़्यादा विश्वास किया था, हाथियों के सवार पर ज़्यादा विश्वास किए रादर देन घोड़ों के सवारों पर। और अलेक्जेंडर की सेना में ज़्यादा से ज़्यादा जो घोड़ों के धनुर्धारी थे, घोड़ों पर बैठ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा रिलेटेड। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट फ्रॉम जस्टिस मीन्स न्याय से, फ्रॉम एपिस्टोमोलॉजी मीन्स मीमांसा से, फ्रॉम वेदांता मीन्स वेदांता से, और इन पार्टिकुलर मीन्स बेसिक से। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रॉम एपिस्टोमोलॉजी मीन्स मीमांसा से। देखिए वेद के दो भाग हैं, एक है कर्मकांड और दूसरा है ज्ञान कांड। तो वैदिक कर्मकांडों का विवरण आपको ब्राह्मण ग्रंथों में मिल जाएगा और ज्ञान कांड का प्रतिपादन आपको उपनिषदों में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस जगह की खुदाई से हमें लोहे अयस्क के प्रचलन के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है तक्षशिला और दूसरा ऑप्शन है इसका अतरंजी खेरा, तीसरा ऑप्शन है इसका कौसाम्बी और चौथा ऑप्शन है इसका हस्तिनापुर। तो इसका सही उत्तर है अतरंजी खेरा। तो अतरंजी खेरा ये जो जगह है उत्तर प्रदेश में है और ये काली नदी के तट पर है। काली नदी गंगा की एक सहायक नदी है जो कि उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में है। और इस जगह के लिए इस जगह को इस जगह को कनिंगम ने खोजा था 1961 और 62 AD में। और कनिंगम ने इस जगह की तुलना पीलो साना नाम के प्लेस से की है, जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर युवान च्वांग ने उसका उल्लेख किया है। तो चाइनीज़ ट्रैवलर
हुआन चांग ने एक जगह का उल्लेख किया था जिसका नाम था पीलोसाना। तो उस पीलोसाना की तुलना कनिंघम ने इस प्लेस यानी अतरंजी खेरा से की है। अवशेषों के आधार पर ये पता चलता है कि ये जो कल्चर है वो 4 लेवल्स में डिवाइड है, और जो 3rd लेवल का कल्चर है वो पेंटेड ग्रे पोट्री का कल्चर है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर शुड द लोकेशन ऑफ द वैदिक रिवर कोबा बी डिटरमाइंड। तो वैदिक रिवर जो कोबा है उसको कहाँ पर लोकेट किया जाना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इन अफ़गानिस्तान। तो इस वैदिक रिवर कोबा को कहाँ पर लोकेट किया जाना चाहिए? अफ़गानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञ आर नोन। तो यज्ञ से रिलेटेड जो संस्कार हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उसके ऑप्शन से पहला ऑप्शन दे रखा है फ्रॉम द ऋग्वेदा, दूसरा फ्रॉम सामवेदा, तीसरा फ्रॉम ब्राह्मण टेक्स्ट और चौथा दे रखा है फ्रॉम यजुर्वेदा। तो इसका सही आंसर है फ्रॉम द यजुर्वेदा। तो यानी यज्ञ से रिलेटेड जो संस्कार हैं वो किस ग्रंथ से प्राप्त हुए हैं? यजुर्वेदा से प्राप्त हुए हैं वो। और यजुर्वेदा ऐसा माना जाता है कि वैदिक ग्रंथों की रचना सप्त सैंदव जगह से प्राप्त हुई थी। मतलब वैदिक ग्रंथों की रचना सप्त सैंदव जगह पर हुई थी, और इस यजुर्वेद ग्रंथ की जो रचना हुई थी वो कुरुक्षेत्र में। तो और वैदिक ग्रंथों की रचना से इसकी रचना अलग हुई थी, और इसकी रचना कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। जो यजुर्वेद है वो आर्यंस के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता है, और इसमें प्रयोग होने वाले यजुर्वेद में जो मंत्राज प्रयोग होते हैं जो कि यज्ञ में बोले जाते हैं उनको अदबुर्य बोला जाता था, और हवनों और यज्ञों में प्रयोग होने वाले नियमों का विवरण इसमें दे रखा है, यजुर्वेदा में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच रूलर इज द कॉलम आर्टिकल ऑफ मेहरौली रिलेटेड। मेहरौली के स्तंभ का लेख किस राजा से संबंधित है, किस शासक से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। तो मेहरौली के स्तंभ का लेख चंद्रगुप्त सेकंड से क्या है? संबंधित। चंद्रगुप्त सेकंड ये समुद्रगुप्त का पुत्र था, और इसने बहुत सारी उपाधियां धारण करी थी, जैसे कि देवगुप्त, देवराज, देवश्री, श्री विक्रम, विक्रमादित्य, परम भागवत, नरेंद्र, चंद्र, सिंह विक्रम, अजीत विक्रम वगैरह वगैरह। इसने अपनी पुत्री की शादी बकाटका रूलर रुद्रसेन से की, और जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब इसने बकाटका किंगडम को अपने अधिकार में कर लिया, और उसके बाद इसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, और इस वजह से इसे उज्जैन पूर्वाधीश्वर भी कहा जाता है। उज्जैन पूर्वाधीश्वर भी कहा जाता है इस चंद्रगुप्त सेकंड के लिए। इसकी जो पुत्री थी उसका नाम था प्रभावती, जिसकी शादी इसने बकाटका किंग रुद्रसेन से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इसके रूल की बात करें तो इसने 380 से 413 एडी तक रूल किया था। किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर ऑफ गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड कविराज। तो गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता था? ऑप्शन फर्स्ट है श्रीगुप्त, सेकंड चंद्रगुप्त सेकंड, थर्ड समुद्रगुप्त एंड फोर्थ है स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को गुप्त काल का कविराज कहा जाता था। समुद्रगुप्त एक बहुत ही अच्छे कवि थे, और वह एक श्रेष्ठ वीणा वादक भी थे, और उनकी कविताओं से दूसरे कवियों के बुद्धि वैभव का विकास हुआ, जिसके कारण उन्हें कविराज की उपाधि दी गई। B.S. स्मिथ ने उन्हें भारत के नेपोलियन की उपाधि दी। ये वैदिक धर्म के अनुयायी थे। समुद्रगुप्त वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इनका नाम जावा पाठ में तंत्रिक मंदका के नाम से प्रकट है।
समुद्रगुप्त की राज्यसभा के एक महत्वपूर्ण सभासद थे जिनका नाम था हरिसेन। वो संस्कृत के कवि थे और वो भी एक अच्छे कवि थे। उनके द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति थी। और समुद्रगुप्त का अगर हम पीरियड की बात करें तो इन्होंने 325 से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड चंद्रगुप्त सेकंड अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। पहला ऑप्शन है ऑन एलिमिनेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का खात्मा करने के बाद, आफ्टर सिटिंग ऑन द गुप्त थ्रोन पर बैठने के बाद, आफ्टर इश्यूइंग सिल्वर कॉइन्स को जारी करने के बाद, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑन एलिमिनेशन ऑफ पावर्स। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने जब गुजरात और काठियावाड़ को हरा दिया तब उसने विक्रमादित्य और सकरी उपाधियों को धारण किया। चंद्रगुप्त सेकंड से पहले या चंद्रगुप्त सेकंड से कई शताब्दी पहले सतवाहना एम्परर गौतमीपुत्र सतकर्णी ने भी इन्हीं उपाधियों को धारण किया था। और गुजरात और काठियावाड़ को हराने के बाद गुप्त शासन अरावियन सी तक फैल गया था। सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त सेकंड को देवराज और प्रसेन कहा गया है। कालिदास, बरामिहिर व धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड के प्रमुख दरबारी थे। चाइनीज ट्रैवलर फायन चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने कई उपाधियां धारण करी जैसे कि महाराज धीराज, परम भागवत, श्री विक्रम, नरेंद्र चंद्र, नरेंद्र सिंह, विक्रमांक, विक्रमादित्य वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द ऋग्वेदिक पीरियड। तो ऋग्वेदिक पीरियड में एक्सचेंज के रूप में या विनिमय के रूप में किसका प्रयोग किया गया। ऑप्शंस हैं ग्रेन, करेंसी, काव या स्लेव, अनाज, मुद्रा, गाय या दास। तो इसका सही आंसर है काव। तो काव को विनिमय के रूप में प्रयोग किया गया था ऋग्वैदिक पीरियड में। गाय का जो आज हम पूजा करते हैं, गाय की जो हम पूजा करते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये ऋग्वैदिक पीरियड से ये प्रथा चली आई है। ऋग्वैदिक पीरियड में गाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ऋग्वैदिक पीरियड में गाय और बैल की आहुति दी जाती थी, इनके मांस को भी खाया जाता था। लेकिन जो मिल्च काव थी, जो दुधारू गाय थी, उसको नहीं मारा जाता था। और मिल्च काव यानी दुधारू गाय को ऋग्वैदिक पीरियड में अवध्या कहा जाता था। Which of the 25 most important rivers mentioned in the Rigveda was the most important river? तो 25 यानी 25 जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिवर बताई गई हैं ऋग्वेद पीरियड में, तो उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर कौन सी है। तो इसका आंसर है सरस्वती रिवर। जो 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर हैं ऋग्वेदिक पीरियड की, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सरस्वती रिवर। तो ये सरस्वती रिवर को महाभारत और स्कंद पुराण में बहुत ज़्यादा पवित्र बताया गया है। और इस समय अगर हम देखें तो ये सरस्वती रिवर सूख चुकी है और ये आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये झेलम और यमुना के बीच में बहती थी। और ये जिन स्टेट से होकर गुजरती थी वो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये झेलम और यमुना के बीच नहीं, सतलुज और यमुना के बीच में बहती थी। और जब ये कच्छ में पहुंचती थी तब अरेबियन सी से मिल जाती थी। और किन किन स्टेट से होकर ये गुजरती थी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ मैंशनड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 10th सर्किल ऑफ ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा के 10th सर्किल में पहली बार किसे मेंशन किया गया, किसका उल्लेख किया गया। तो इसका सही आंसर है शूद्रा। तो शूद्रा को ऋग्वेद के 10th सर्किल में पहली बार मेंशन किया गया।
तो वायुपुराण, वेदांत सूत्र एंड शंकर भाष्य ऑफ छंदोग्य और वेदांत सूत्र में शूद्र की उत्पत्ति शुच और ध्रुव नाम के मेटल से बताई गई है। और शूद्र की जो उत्पत्ति बताई गई है वो पुरुष सूक्ता में बताई गई है ऋग्वेदा के, और ऐसा माना गया है पुरुष सूक्ता में ये दिया गया है कि ये पुरुष के पैरों से आए थे। ये जो शूद्र आए थे वो पुरुष के पैरों से आए थे, ये पुरुष सूक्ता में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोधि वृक्ष इन बोध गया अंडर विच द बुद्ध अटेंडेड एनलाइटमेंट वॉज कट ऑफ बाई विच रूलर। तो बोधि वृक्ष जो कि बोध गया में था, जिसके नीचे बुद्ध ने एनलाइटमेंट या फिर मोक्ष प्राप्त किया था, तो उसे किस रूलर ने कटवा दिया। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, पुष्यमित्र शुंगा, हुन किंग मिहिरकुल, किंग शशांक ऑफ गौर और महमूद गजनवी। तो इसका सही आंसर है किंग शशांक ऑफ गौर। तो बंगाल के शासक या गौर के शासक शशांक ने इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया। वह शिवा का भक्त था, यानी शशांक जो गौर का शासक था वो शिव का भक्त था। विच इज़ द मोस्ट वैलिड ओपिनियन अबाउट द ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द आर्यंस। तो आर्यंस के मूल निवास की जगह इनमें से कौन सी है, कहाँ से वो बेसिकली आए थे। तो इसके ऑप्शन हैं सदर्न रशिया, बैक्टीरियन सेंट्रल एशिया, सप्त सिंधव प्रदेश इन इंडिया या फिर पामीर रीजन ऑफ द सेंट्रल एशिया। तो इसका सही जो आंसर है वो है बैक्टीरिया इन सेंट्रल एशिया। तो ये जो आर्यंस थे ये सेंट्रल एशिया में बैक्टीरिया से आए थे। अब हम मैप पर देख लेते हैं ये बैक्टीरिया एक्चुअली कहाँ पर लोकेटेड है। थोड़ा इसको हम जूम करेंगे फिर देखेंगे। देखिए ये जो प्लेस देख रहे हैं आप, यहाँ से ये आर्यंस इंडिया में आए थे। ये यहाँ के आने के बाद यहाँ पर जो सबसे सेंधव प्लेस देख रहे होंगे, ये जो सबसे सेंधव प्लेस है, फिर यहाँ पर ये सेटल्ड हो गए थे। हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ऑप्शंस आर सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया या फिर कैसे कह सकते हैं आधुनिक भारत का निर्माता, और जवाहरलाल नेहरू को फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा था, यानी भारतीय क्रांति का जनक कहा था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने इनको ये उपाधि दी थी बाल गंगाधर तिलक के लिए क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत का निर्माता, और जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी ने फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन यानी भारतीय क्रांति का जनक कहा था। हु वॉज द कमांडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज बिफोर सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस से पहले आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था। ऑप्शंस हैं ज्ञानी प्रीतम सिंह, सेकंड ऑप्शन कैप्टन मोहन सिंह, थर्ड ऑप्शन मेजर फुजीहरा और लास्ट ऑप्शन कैप्टन सूरजमल। तो इसका जो सही आंसर है वो है कैप्टन मोहन सिंह। तो कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन 15 दिसंबर 1941 के लिए किया था, और बाद में इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 से संभाली। और इसका जो फ्लैग है, आज़ाद हिंद फौज का जो फ्लैग था वो ट्राई कलर का था, और इसके बीच में, इस ट्राई कलर वाले फ्लैग में बीच में क्या था, एक दहाड़ता हुआ शेर बना हुआ था इसके बीच में। किसके? इस फ्लैग के। इस फौज की 3 ब्रिगेड थी, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और जवाहर ब्रिगेड। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद। ऑप्शंस आर इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह या फिर जमशेद कुतुब शाह। इसका सही जो ऑप्शन है वो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह
एक अच्छा पोइट था, एक अच्छा कवि था और म्यूजिक का ये बहुत बड़ा शौकीन था। और इसी ने हैदराबाद सिटी की नींव डाली। यह उर्दू लैंग्वेज का पहला ऑथर था और इसने अपने वर्सेस को पर्शियन दीवान स्टाइल में कंपोज किया था। What did महावीर स्वामी had as the fifth vow among the four महाव्रतास propounded by जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ? तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित जो 4 महाव्रत थे उसमें महावीर स्वामी ने कौन से व्रत को जोड़ा, 5वां कौन सा व्रत जोड़ा? इसका सही आंसर है ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस? ऑप्शन फर्स्ट द्रविड़ियन लैंग्वेज, सेकंड डायलेक्ट लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन संस्कृत लैंग्वेज एंड द फोर्थ ऑप्शन इज पाली लैंग्वेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संस्कृत लैंग्वेज। तो ऋग्वेदिक आर्यंस की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? संस्कृत लैंग्वेज। और संस्कृत लैंग्वेज को देववाणी भी बोला जाता है और हिंदू धर्म के ज़्यादातर ग्रंथ संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड बुद्ध अटेन इनलाइटमेंट? तो किस नदी के किनारे पर बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की थी? पहला ऑप्शन है निरंजन, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तीसरा ऑप्शन है गंगा और चौथा ऑप्शन है यमुना। तो इसका जो सही आंसर है वो है निरंजन रिवर। तो निरंजन रिवर पर बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। और निरंजन जो रिवर है वो फाल्गु रिवर की ट्रिब्यूटरी है या सहायक नदी है और बिहार में ये गया के पास बहती है। निरंजन रिवर को आजकल नीलंजन रिवर के नाम से जाना जाता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर की ये फेमस रिवर है यानी प्रसिद्ध रिवर है। अश्वघोष के द्वारा रचित बुद्धचरित, अश्वघोष के द्वारा रचित जो बुद्धचरित है उसमें कई जगह पर निरंजन रिवर का वर्णन मिलता है या निरंजन रिवर का जिक्र मिलता है। विच मुग़ल एम्परर इंट्रोड्यूस्ड द आना कॉइन? तो किस मुग़ल शासक ने आना कॉइन को शुरू किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहाँ, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर है वो है जहांगीर। तो जहांगीर ने आना कॉइन के लिए इंट्रोड्यूस किया था, इसको शुरू किया था। द वैष्णविज्म रीच्ड इट्स क्लाइमेट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विच रूलर्स? तो किन शासकों के संरक्षण में वैष्णव धर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया? तो इसका पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा ऑप्शन है कुषाण, तीसरा ऑप्शन है शुंगा और चौथा ऑप्शन है गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता शासकों के संरक्षण में जो वैष्णव धर्म था वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। और ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के शासकों के समय ब्राह्मण रिलीजन और हिंदुइज्म का उद्धार हुआ और इस समय मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में एक कॉमन फीचर बन गई। गुप्त काल के दौरान ही उपासना ने यज्ञ का स्थान ले लिया। अब यज्ञ की जगह उपासना होने लगी और इस काल में ही शैविज्म यानी शैव धर्म और वैष्णव धर्म में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया गया। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन हाउ मैनी तीर्थंकराज वर देयर इन जैनिज्म? तो जैन परंपरा के अनुसार जैनिज्म में कितने तीर्थंकराज हैं, वो जैनिज्म में कितने तीर्थंकराज थे? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकराज थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है 24। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकराज थे। जैन जिनके फॉलोअर्स होते हैं और जिनका मतलब होता है यहाँ पर विनिंग, तो जो अपने मस्तिष्क को जीत लेते हैं, जो अपनी स्पीच को जीत लेते हैं, जो अपनी बॉडी को जीत लेते हैं, ऑलराइट,
विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर सेंट किंग राम मोहन रॉय एज एन इन्वॉय टू लंदन? फर्स्ट ऑप्शन इज आलमगीर सेकंड, सेकंड ऑप्शन शाह आलम सेकंड, थर्ड ऑप्शन अकबर सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इसका है बहादुर शाह सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड शाह आलम सेकंड का पुत्र था, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पहले मुग़ल शासकों के लिए सहायता दी थी वो देनी जब मना कर दी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले मुग़ल शासकों को जो सहायता देने का वादा किया था, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग ने उसको देने से मना कर दिया। तो इस पर अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा और उनसे कहा कि उनकी पेंशन को बढ़ाने की बात वहाँ लंदन में रखें। हु फाउंडेड द साइंटिफिक सोसाइटी? तो साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किसने किया, इसको किसने स्थापित किया? पहला ऑप्शन है बिल्टन कंपनी, सेकंड ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान और नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और इन्होंने इसको 1864 में स्थापित किया था। इसके साथ साथ इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की और अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1875 में की थी। आर्या केम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, वेयर डिड दे फर्स्ट सेटल? तो आर्या जो कि या आर्यंस जो कि इंडिया के बाहर से आए थे, तो इंडिया में वो सबसे पहले कहाँ पर सेटल हुए? तो इसका पहला ऑप्शन है समतात, सेकंड ऑप्शन प्रज्योत्सपुर, थर्ड ऑप्शन है पंजाब और फोर्थ ऑप्शन है इसका पंचा। तो इसका जो राइट आंसर है वो पंजाब। तो ये आर्यंस जो कि बाहर से इंडिया में आए थे, तो सबसे पहले ये पंजाब में सेटल हुए थे और पंजाब प्राचीन काल में इंडिया और ईरान का एरिया था ये। What was the official language of the Satavahana rulers? ऑप्शन फर्स्ट पाल, सेकंड संस्कृत, थर्ड प्राकृत एंड फोर्थ नन ऑफ द एबव। तो इसका सही जो आंसर है वो है प्राकृत। तो जो प्राकृत भाषा थी वो सतवाहना रूलर की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। जो प्राकृतिक लैंग्वेज है उसका प्रचलन 500 BC में हुआ था। इसका ऐसा माना जाता है कि इसका जो प्रचलन है या रिकॉर्ड से हमें पता चलता है ये 500 BC में यूज में थी, लेकिन 1000 AD में जब संस्कृत ने अपना महत्व खो दिया तब इसका प्रयोग इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा। प्राकृतिक लैंग्वेज का प्रयोग जब 1000 AD में संस्कृत ने अपना महत्व खो दिया तब इसका प्रयोग खूब होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कुषाण रूलर इश्यूड द मोस्ट गोल्ड कॉइन्स? तो किस कुषाण शासक ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए? ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं कटफिशिस फर्स्ट, कटफिशिस सेकंड, कनिष्क और भीम कटफिशिस। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि कटफिशिस सेकंड और भीम कटफिशिस दोनों एक ही व्यक्ति थे, क्योंकि जो कुजुल कटफिशिस जो कि कुषाण वंश का पहला शासक था, इसको कटफिशिस फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, और भीम कटफिशिस ये दूसरा शासक था, इसको कटफिशिस सेकंड के नाम से जाना जाता है। तो भीम कटफिशिस और कुजुल कटफिशिस दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये दोनों ही होंगे, बी और डी दोनों ही इसके सही आंसर हैं। ऑलराइट, यहाँ पर जो कटफिशिस फर्स्ट यानी कुषाण डायनेस्टी का पहला जो रूलर था जिसका नाम था कुजुल कटफिशिस, तो इसने जो रूल किया था 15 AD से 64 AD तक। और इसके बाद भीम कटफिशिस यानी भीम कटफिशिस या कटफिशिस सेकंड, तो इसने रूल किया था 64 AD से 78 AD तक भीम कटफिशिस ने। और ऐसा माना जाता है कि भीम कटफिशिस या फिर कटफिशिस सेकंड इसने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इंडिया में जारी किए थे और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के कुषाण डायनेस्टी में, कुषाण शासकों में इसी ने जारी किए थे। और इसने नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायनेस्टी रूलर्स यूज द क्षत्रप सिस्टम? तो किस
वंश के शासकों ने क्षत्रप सिस्टम का प्रयोग किया है, क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो इसके ऑप्शन है कुषाण, इंडो यवन, ईरानियन और शक। तो इसका जो सही आंसर है वो कुषाण। तो कुषाण डायनेस्टी के शासकों ने क्षत्रप सिस्टम का प्रयोग किया। तो चलिए जान लेते हैं ये जो कुषाण है इनका उदय किस तरह से हुआ। तो यूईसी जाति, जिसे यूची कबीला के नाम से भी जाना जाता है, ये तिब्बत के उत्तर पश्चिम में तकला मकान की मरुभूमि का मतलब रेतीली जगह के सीमांत क्षेत्र में रहते थे। इस समय वहाँ हूणों के आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे। यूसी लोगों के लिए संभव नहीं था कि वे बर्बर और प्रचंड हूण आक्रांताओं का मुकाबला कर सकते। वे अपने अभिजन यानी अपनी जगह को छोड़कर पश्चिम व दक्षिण की ओर जाने के लिए विवश हुए। उस समय सीर नदी की घाटी में शक जाति का निवास था। यूची कबीले के लोगों ने कुषाण वंश का प्रारंभ किया। चलिए तो अब ये भी जान लेते हैं क्षत्रप जो व्यवस्था थी ये क्या था। तो क्षत्रप एक प्रकार की उपाधि थी जो राज्यों के मुखिया के लिए प्रयुक्त की जाती थी। यह प्राचीन भारत की राज्य व्यवस्था की प्रणाली थी। भारतीय क्षत्रपों के 3 प्रमुख वंश और एक राजवंश था, जैसे कि कपिशा, पुरुषपुर और अभिशार के क्षत्रप, पश्चिमी पंजाब के क्षत्रप, मथुरा के क्षत्रप, उज्जैन के क्षत्रप। और यह शब्द यानी क्षत्रप आज भी भारतीय राजनीति में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एंशिएंट इंडिया द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द डायरकी सिस्टम। तो प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने डायरकी सिस्टम को शुरू किया? इसके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है शक, दूसरा ऑप्शन है गुप्त, तीसरा ऑप्शन है कुषाण और चौथा ऑप्शन है मौर्य। तो इसका आंसर है कुषाण। तो कुषाण वंश के शासकों ने प्राचीन भारत में डायरकी सिस्टम को शुरू किया। जिस तरह से शकों को सेंट्रल एशिया से जब निकाल दिया गया तो वो काबुल में आकर बस गए, उसी तरह से ये कुषाण लोग जब इनको सेंट्रल एशिया से निकाल दिया गया तो ये काबुल में आए। और काबुल में उस समय हिंदी ग्रीक यानी यवन लोग रूल कर रहे थे। तो इन्होंने यवनों को आसानी से हरा दिया और वहाँ पर रूल करने लगे। और कुषाण का जो पहला शासक था वो था कुजुल कटफिसिस, जिसे कटफिसिस फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा इसका शासक था बिम कटफिसिस। ऑलराइट।